हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपका एग्जाम पास में आ गया है, तो आप सबको करना क्या है। अब आपको अनसॉल्व जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किए रहेंगे, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अनसॉल्व सॉल्व करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि फ्रेंड्स इससे हमें क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इसके पहले की वीडियो, जितने भी वीडियो हम प्रोवाइड किए हैं, उसमें फ्रेंड्स हम 2024 के जितने भी सेट हैं, उन सभी सेट को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने फ्रेंड्स इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कल की वीडियो में फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखे थे सेट 1 2023 822 डीवी का जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम कल की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। मतलब कि इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से किसी 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो स्टार लगा है, तो हम आपको इसके पहले की वीडियो जो प्रोवाइड किए हैं, उसमें हम आपको बताए थे कि जो स्टार लगा है उसको आपको सॉल्व नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं, इसमें दिया गया है स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। जितने में स्टार नहीं लगे हैं फ्रेंड्स, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, उनमें से एक भी क्वेश्चन को हम स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ए वाले तो हमें सॉल्व नहीं करना है, बी वाले को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक समीकरण ये दिया गया है, दूसरा समीकरण यहाँ पर ये दिया गया है। कह रहा है को हल कीजिए, मतलब 2 समीकरण जो दिए गए हैं, इनको हमें हल करना है। उसके बाद यहाँ पर एक और समीकरण दिया गया है। जब इसको हम हल करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें यक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यक्स और वाई की वैल्यू जब इसमें रखेंगे, तो एम का मान हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एम का वह मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर आपको सही से ना दिखा हो, तो एक बार हम इसको जूम कर देते हैं, उसके बाद आप सही से इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम दूसरे का बी सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है। यहाँ पर हम समीकरण को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को हम नोट कर लिए हैं। 2 समीकरण इसमें दिए गए हैं और यहाँ पर y इक्वल टू ये दिया गया है, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीका है आपके पास। एक तो आप विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिए। जैसे आपको ईजी लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पर 11, ये दिया गया है। और यहाँ पर ये दिया गया है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं, इससे इसको माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और यहाँ पर समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब देखिए इसमें साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। तो -2x, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 4y, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि 24, ये हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर ये कैंसिल, 4 3 7, 7y इक्वल टू 24 10 34 1 35। तो यहाँ देखिए 7 5 में 35, तो y इक्वल टू कितना आया, 5 आया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 है क्या, तो आप कहेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये है। y का मान 5 रख दीजिए, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू यहाँ पर 11, ये हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड, सही से इसको हो सकता है आपको सही से ना दिखे, तो हाँ अब दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा इक्वल टू 11, ये 5 3 15 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 2x, इससे ये कैंसिल, तो -2, x इक्वल टू कितना आया, -2, ये आ गया। अब चलिए इसको हम साइड में ही सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर।
आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ये जो दिया गया है। तो y कितना है, तो आप कहेंगे 5 है, इक्वल टू यम, और x कितना है -2 प्लस 3, इसको इस साइड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, 5 में 3 गया 2 इक्वल टू -2m। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 आएगा, मतलब कि ये बटे में जाएगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर यम इक्वल टू कितना आया, -1। तो लिखेंगे यम इक्वल टू -1, यही आपका फाइनल आंसर है। तो कुछ इस टाइप से आपको आंसर को हाईलाइट कर कर लिखना है, नहीं तो आप क्या करना, बॉक्स टाइप कैसे बना देना है। ये हो गया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है सी नंबर क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है यदि कोई रेखा त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी है। तो इसी को हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इतना हम यहाँ पर नोट कर लिए हैं, ये त्रिभुज ए बी सी है और ए बी को डी बिंदु और ए सी को ई बिंदु, यहाँ पर ये दोनों जो यहाँ पर मिल रही है डी ई, इसमें क्वेश्चन में क्या कह क्या रहा है, डी ई समांतर है बी सी के, क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहा है उसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, जिसमें क्या है फ्रेंड्स, डी ई समांतर बी सी है, डी ई समांतर बी सी। ये हो गया, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी, यहाँ पर ये जो है ए डी अपॉन क्या है, ए बी, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू ए ई अपॉन क्या दिया गया है, ए सी, ए ई अपॉन ए सी, हमें यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। अब हमें यहाँ पर देखिए समरूप सिद्ध करना होगा, तभी हम भुजाओं को अनुपातिक दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर दो त्रिभुज लेना है। तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं, ए डी ई त्रिभुज, ए डी ई तथा त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये हो गया, इतना यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, एंगल ए इसमें भी है, एंगल ए इसमें भी है, मतलब कि क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, उभयनिष्ठ, या फिर आप कॉमन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए उभयनिष्ठ ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ हो गया। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हिंदी में ही लिखिए, कॉमन याद आ रहा है तो कॉमन यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एंगल ये भी बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं संगत कोण, संगत कोण, ये हो गया। जब यहाँ पर दो एंगल आप बराबर दिखा दिए हैं, तो आपको यहाँ पर लिख देना है त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, इसके समरूप है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ये हो गया। जब यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं, तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि जब ये आपने समरूप दिखा दिया है, तो भुजाओं को आप अनुपातिक दिखा सकते हैं। तो चलिए हम अनुपातिक दिखाते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर जब हम इसको समरूप दिखा दिए हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना क्या है, ए डी अपॉन ए बी दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी, ये हो गया, इक्वल टू, अब देखिए ए ई है, तो यहाँ पर बीच को स्किप किया गया है, मतलब कि ए के बाद ई पर आए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई, इसके बाद इसमें भी उसी को स्किप करेंगे बीच वाले को, तो यहाँ पर ए सी, ये हो गया। तो यहाँ पर ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी होगा, जो कि हमें यही प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड, ये कुछ इस टाइप से आपको लिख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी क्वेश्चन था। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको फिगर बनाना है इसी टाइप से, और क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है एक भिन्न 1/3
मतलब 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न ज्ञात करने में हमें कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भिन्न हमें ज्ञात नहीं है, तो मानना पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से क्या किया जाता है? 1 घटाया जाता है। और सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या करना होगा? मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानेंगे, माना वह भिन्न भिन्न क्या है? यक्स अपॉन वाई है। ये माना वह भिन्न क्या है? यक्स अपॉन वाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा भिन्न का अंश यक्स तथा हर क्या है? वाई है। देखिए यहाँ पर इतना लिख दिए हैं। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं करना है। यहाँ पर लिख देना है आपको प्रश्नानुसार। पूरे क्वेश्चन को नोट करने से अच्छा आप लिख दीजिए यहाँ पर प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ये हो गया। कह रहा है इसमें ये जो क्या है? भिन्न है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स अपान वाई। कह रहा है अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश में से क्या किया जाता है? 1 घटाया जाता है। तो वह भिन्न कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 3x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पर y, ये हो जाएगा। कुछ स्टेप समीकरण 1 बन गया। दूसरे में क्या कह रहा है? 1/4 हो जाता है जब 8 जोड़ा जाता है। किसमें? हर में जोड़ा जा रहा है इस बार। तो यक्स अपान वाई है, हर में क्या जोड़ा जा रहा है? 8 जोड़ा जा रहा है। तो वह भिन्न कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। अगर इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 हो जाएगा। ये हो गया। इसको अभी हम समीकरण 2 नहीं मान रहे हैं, इसको हम इस साइड लेकर आएंगे। तो 4x माइनस 8 इक्वल टू यहाँ पर y, ये क्या हो गया? समीकरण 2। आपको यहाँ पर देख कर क्या समझ में आया? तो आप कहेंगे y इक्वल टू ये दिया गया है, y इक्वल टू ये दिया गया है। मतलब कि y के बराबर में ये है, y के बराबर में ये दिया गया है। तो जहाँ पर y लिखा है उसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर 3x माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 8, ये आपने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 8 प्लस 3। तो यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, एक मतलब कि माइनस x इक्वल टू 8 में से 3 जाएगा तो 5 माइनस 5, ये हो जाए, ये कैंसिल। तो x इक्वल टू कितना आया? 5 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए यहीं पर हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है क्या? 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। यक्स का मान कितना है? 5। तो 3 गुणे 5 माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर 5 3 15, 15 में से 3 जाएगा तो 12। तो वाई इक्वल टू यहाँ पर कितना आया? 12। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः वह भिन्न, वह भिन्न यक्स अपान वाई इक्वल टू यक्स कितना आया है? 5 बटे में यहाँ पर वाई कितना आया? 12। यक्स अपान वाई ही तो माने थे ना। तो यहाँ पर देखिए यक्स अपान वाई इक्वल टू 5 बटे में 12। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण यहाँ पर ये दिया गया है। कह रहा है यक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब यक्स के स्थान पर 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसे यहाँ पर दिया गया है, मतलब कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको दिया गया है। ठीक है ना, इससे कुछ मतलब नहीं है आपको। तो यहाँ पर कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए, मतलब कि इसको सॉल्व करके इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि यक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्नानुसार। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर इसको एक बार नोट कर लेते हैं। यक्स प्लस 1/x इक्वल टू यहाँ पर 3। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये इस साइड गुणा कर देंगे तो 3x, ये इस तरह हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर, ये इस टाइप है, इस तरफ आएगा तो यहाँ पर 3x
प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ये आ गया। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 4 नंबर का है और इस क्वेश्चन को हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और यहाँ पर ये हमारे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे। मतलब कि हमें कोई ऐसी दो संख्याएं चाहिए कि जिनको गुणा करें तो 1 आना चाहिए और जोड़े घटाएं तो यहाँ पर -3 आना चाहिए। अब हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणनखंड ही नहीं करेंगे। गुणनखंड नहीं करेंगे, उसके स्थान पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ax² + bx + c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखिए जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड, क्वेश्चन को आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और b इक्वल टू यहाँ पर -3 मिलेगा और यहाँ पर c इक्वल टू 1 मिल जाएगा। यहाँ पर हम कंपेयर कर लिए हैं। अब यहाँ पर सीधा-चार विधि लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। क्या सही लिखे हैं? नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे -b और यहाँ पर प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। ये हो गया। इसी पर वैल्यू को रख दीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू माइनस b कितना है -3 मतलब कि यहाँ पर +3 हो जाएगा प्लस माइनस b² मतलब कि इसका स्क्वायर करना है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 है इंटू c1 बटे में यहाँ पर 2 a कितना है 1। थोड़ा सा आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 3 प्लस माइनस b² मतलब कि 9 - 4 बटे में यहाँ पर कितना हो गया 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए 3 प्लस माइनस यहाँ पर 5 बटे में 2। ये हो गया। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो चुकी है। कितना आया है 3 और यहाँ पर प्लस 5 बटे में 2 और एक क्या आया है 3 माइनस रूट 5 बटे में 2। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं प्लस माइनस की। एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं, एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम इसको गुणनखंड से सॉल्व करते तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती, लेकिन इससे हम सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर भी आ चुका है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया फ्रेंड्स कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमें मेथड समझ में आएगा कि किस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स जैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और इतना स्पेस यहाँ पर बचा है, आप देख सकते हैं कॉपी में, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं डालना है, उसके आगे नेक्स्ट पेज से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतना भी बचता है तो आपको नेक्स्ट पेज से सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, जैसे आपने सॉल्व किया इतना स्पेस बच रहा है, मतलब ज़्यादा स्पेस बच रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको वहीं से सॉल्व कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये एफ नंबर क्वेश्चन दिया गया है। जब इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो प्रैक्टिस किए ही नहीं रहते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि यहाँ पर ये क्या दिया गया है, इसमें से एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। जबकि फ्रेंड्स काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपको माध्यिका नहीं ज्ञात करना है, माध्यिका इसमें खुद ही दे दिया गया है। तो एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिए। तो इसमें दिया गया है कि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता भी इसमें दिया गया है। कितना दिया गया है, कुल बारंबारता 60 हो। तो यहाँ पर ये इस टाइप से दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को हम नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो भी दिया गया है लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया गया है, इसमें माध्यिका दिया गया है। माध्यिका कितना है 28.5 है। ज्ञात करना है यक्स तथा वाई का मान। यहाँ पर इसको हम इतना लिख लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि माध्यिका अगर हमें ज्ञात करना होता है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर जो भी लिखा है इसको लिख लीजिए, 5 + यक्स हो जाएगा और इसमें स्क्वायर करेंगे तो 20 + 5 मतलब 25 प्लस यक्स हो जाएगा। इसमें स्क्वायर करेंगे तो 25 40 हो जाएगा, तो 40 + यक्स ये हो गया। इसमें स्क्वायर करेंगे तो 40 प्लस यक्स प्लस वाई ये हो गया। इसमें स्क्वायर करेंगे तो 45 प्लस यक्स प्लस वाई ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और ये जो इतना ये आया है ये दोनों बराबर हैं। तो इसको जो हम यहाँ पर जितना भी आता था उसको हम क्या मानते थे, तो आप कहेंगे यन मानते थे।
यन ही मानते थे ना, तो यन इसमें पहले से दिया गया है, कह रहा है कुल बारंबारता, यहाँ पर ये जो है ये कुल है, तो कुल बारंबारता कितना है 60 है, मतलब कि ये जो आया है यहाँ पर x प्लस वाई, ये किसका मान है यहाँ पर 60 का मान है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45, और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए आपने इतना इसको मान लिया है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब चलिए फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला लिखने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दिया गया है ये क्या है, कुल बारंबारता, मतलब कि n इक्वल टू 60 दिया गया है, तो n/2 हम निकालते थे, तो कितना आएगा, n 60 है तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, तो 30 आया है, तो यहाँ से इसको आप समझ लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर माध्यिका कितना दिया गया है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, हो सकता है आपको डाउट आ जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप अच्छे समझेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो यहाँ पर n इक्वल टू 60 दिया गया है, तो n/2 यहाँ पर 30 है। अब देखिए यहाँ पर माध्यिका कितना है 28.5 है, तो 28.5 30 से 40 में आएगा, आप कहेंगे नहीं, 20 से 30 में आएगा तो आप कहेंगे आएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये यल है, दोनों का डिफरेंस यच हो जाएगा, यहाँ पर ये यफ है, इसके ऊपर यहाँ पर जाएंगे संचयी बारंबारता में, तो ये आपका सी एफ हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो ये सी एफ है, यहाँ पर ये एफ है, ये 20 जो है ये यल है, दोनों का डिफरेंस यच है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यल इक्वल टू यहाँ पर 20 हो जाएगा, एच इक्वल टू यहाँ पर 10 हो जाएगा, और एफ इक्वल टू 20, और यहाँ पर सी एफ इक्वल टू यहाँ पर कितना यहाँ पर दिया गया है 5 प्लस यक्स, ये दिया गया है। अब माध्यिका का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका इक्वल टू क्या होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही होता है फार्मूला। तो चलिए इसी पर वैल्यू को रखते हैं। तो माध्यिका कितना दिया गया है, तो 28.5 इक्वल टू यल कितना है यहाँ पर 20 प्लस n/2 कितना है 30 माइनस सी एफ कितना है यहाँ पर 5 प्लस एक्स है, तो माइनस लगा तो ये सब माइनस हो जाएगा, मतलब कि माइनस एक्स। यहीं पर मिस्टेक करते हैं, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एफ कितना है 20 है, और यहाँ पर एच कितना है 10 है, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, ये हो गया, ये इस साइड जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 28.5 में से 20 को माइनस करेंगे तो 8.5 हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए 30 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 25 माइनस यक्स, बटे में 2 है, तो इसको हम इधर गुणा कर दे रहे हैं क्योंकि बटे में दिया गया है, तो 8 दूनी 16 मतलब कि 17 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 25 इक्वल टू माइनस यक्स, इसको 75 कर दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर -8 इक्वल टू माइनस यक्स, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर यक्स इक्वल टू कितना आया है 8 आ गया है। तो 8 का मान यहाँ पर ये जो आया है यक्स की वैल्यू, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो यहाँ पर y का मान 7 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये दिया गया, x कितना है 8 है, प्लस y इक्वल टू 15, तो यहाँ पर y इक्वल टू देखें तो 15 माइनस 8, तो y इक्वल टू यहाँ पर 7, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना है 8 है, और y इक्वल टू 7 है, तो यही क्या है आपका फाइनल आंसर है, x y की वैल्यू को ही तो हमें फाइंड करना था, तो ये हो गया, तो यही फाइनल आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। माध्यिका ज्ञात करना होता है तब भी फार्मूला लगाते हैं, इसको ज्ञात करना है तब भी हम फार्मूला माध्यिका का ही फार्मूला लगाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स जैसे कि आप अनसॉल्व सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो अनसॉल्व आप सॉल्व करते हैं इसमें सभी चैप्टर के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो तो मान लो रिवीजन हो ही जाता है। और फ्रेंड्स इसमें जितने भी टाइप के आपके चैप्टर हैं उसके तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमें रिवीजन होते ही हैं, साथ में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं फार्मूले का भी रिवीजन हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है कि जिसमें हम क्वेश्चन बताएं और आपको फार्मूला ना बताएं। तो इससे फ्रेंड्स क्या हुआ कि दोनों हमारा प्रैक्टिस हो गया, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो गया और फार्मूले की भी प्रैक्टिस हो गया। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि एग्जाम में जब हम जाते हैं उससे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो याद कर कर हम जाएंगे नहीं, लेकिन फ्रेंड्स फार्मूला याद कर कर जरूर जाइएगा। याद करने का मतलब ये हुआ कि रिविजन कर कर जाइएगा, क्योंकि सभी फार्मूले हमारे माइंड में नहीं रहते हैं। जब एक बार
बार रिवीजन कर लेंगे ना फार्मूला, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको याद आ जाएगा कि मतलब कौन सा फार्मूला हम पढ़े थे, ठीक है ना। तो रिवीजन कर कर जाइएगा, इस पर वीडियो हम बना दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन थे उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरे में 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से किसी एक को हमें सॉल्व करना होता है। जो आपको ईज़ी लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम इसमें आपको दोनों क्वेश्चन बताएँगे, मतलब जो अथवा में दिए गए हैं उसको भी हम आपको बताएँगे। तो यहाँ पर दिया गया है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब 2 घनाभ हैं और उनके आयतन यहाँ पर ये दिए गए हैं और उनके फलकों को हम मिलाकर क्या बना रहे हैं, एक घनाभ बना रहे हैं। तो कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्रश्नोत्तर नंबर क्या है, 3 है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम घनाभ को बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझने के लिए एक रफली फिगर बना लेना है, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ही बनना चाहिए। तो रफली फिगर बनाते हैं यहाँ पर समझने के लिए। ये घन है तो यहाँ पर हम इसको घन बना लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनेगा, इसको यहाँ तक लेकर आते हैं। तो यहाँ पे ये इसको यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ पर ये मिला दिए, ठीक है। ये आपका घन बन गया। अब कह रहा है इसी में एक घन को और मिला देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मिला रहे हैं, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये। तो यहाँ पर 2 घन को मिलाकर क्या बन गया, ये एक घनाभ बन गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये घनाभ बन गया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि ये घन की लंबाई ये थी और इसमें इतना और ऐड हो गया है, मतलब कि ए और ए मतलब कि 2a हो गया है। तो घनाभ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, यल। तो 2a को यहाँ पर यल से दिखाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं अब बी, मतलब इसकी चौड़ाई कितना है, सेम ही है, इसमें भी उतना ही है। और यहाँ पर ऊंचाई, मतलब आप यहाँ पर देख कर क्या समझ रहे हैं फिगर को, केवल लंबाई में ही फ़र्क पड़ा है, ना तो इसकी चौड़ाई बदली है ना तो ऊंचाई बदली है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया गया, घन का आयतन। घन का आयतन कितना है, 64 cm क्यूब। ये हो गया, घन का आयतन 64 cm क्यूब है। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया। तो सबको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर लिख देना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये हो गया। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन जो दिया गया है उसी का हम फार्मूला लगाएंगे। तो घन का आयतन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू यहाँ पर 64 cm क्यूब। ये हो गया। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 64 cm क्यूब, अगर हमें ए को फाइंड करना हो तो इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे cm क्यूब। तो देखिए यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे तो कितना आएगा, ये 4 cm। मतलब कितना है, ए का मान कितना है, 4 cm। मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और यहाँ ये कितना है, 4। ये भी 4 होगा क्योंकि 2 घन हैं, प्रत्येक का 64 cm क्यूब यहाँ पर आयतन है। तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो 4 ये, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो घनाभ की लंबाई कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यल इक्वल टू यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला है। तो 2 यहाँ पर ये 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस एच कितना है, 4 इंटू 8। ये हो गया। यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो cm स्क्वायर, 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 32, ये हो गया। 32 और 32 स्क्वायर करेंगे तो 64, 6 70 10 80, 80 गुणे 2 मतलब कि यहाँ पर 160
cm²। तो यही आपका फाइनल आंसर है। केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन में कह क्या रहा है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है अथवा में दो में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना था। जैसे आपने इसको सॉल्व कर लिया तो इसको आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों आपको बताएंगे। हो सकता है इसमें अथवा में ये दिया गया, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए अथवा में। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में आगे पढ़ लेते हैं। बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें पानी है और उसमें जब गोलाकार यहाँ पर जो बना है गोलाकार बर्तन, उसको हम यहाँ पर डालते हैं इसमें, तो क्या होता है जो पानी भरा है वो कितना ऊपर उठ जाता है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना है। तो चलिए फिगर बनाते हैं, उसके हेल्प से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा फिगर से आप इसको समझिए फ्रेंड्स, हो सकता है फिगर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर ये बेलनाकार बर्तन है, इसमें पानी भरा है, इसमें फ्रेंड्स एक गोला डाला जाता है जो कि फ्रेंड्स जिसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जितना भी होगा इसका आयतन, मतलब इस गोले का जितना आयतन होगा ये उतने पानी को ऊपर उठाएगा। मतलब कि कोई भी चीज़ हो इसमें अगर पानी में अगर हम डालेंगे तो उसका जितना भी आयतन होगा उतने पानी को वो हटाएगा। मतलब कि ये यहाँ पर भी पानी रहा होगा, जब ये गोला आ गया तो इतना पानी ये हट गया यहाँ से, तो ये पानी कहाँ गया होगा? यहाँ तो पहले से ही पानी था, तो ये फ्रेंड्स उठकर पानी ऊपर गया होगा। तो ये पानी कितना उठा है यही आपको बताना। यहाँ पर ये इतना पानी उठा है, तो ये कितना दिया गया है जो कि आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है कि इतना पानी ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, बेलनाकार बर्तन का व्यास पूछ रहा है। कहीं न कहीं अगर हमें त्रिज्या ज्ञात हो जाए तो व्यास तो हम ज्ञात ही कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का व्यास, यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है। दिया है, क्या दिया गया है? गोले का व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया है कितना है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर फ्रेंड्स एच उठे हुए पानी की ऊंचाई, उठे हुए पानी की ऊंचाई की ऊंचाई एच इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया गया है 3 सही 5/9, 3 सही 5/9। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ 9 3 27 5 32 बटे में 9, ये दिया गया 9 3 27 5 32 बटे में 9 ये सेंटीमीटर। इतना पानी यहाँ से ये उठकर इतना यहाँ पानी आया, इतना ही पानी था इसमें। जब इस गोले को डालते हैं तो ये पानी यहाँ तक आ जाता है, तो ये इतना पानी ऊपर उठ गया है। तो ये क्या है? ऊंचाई है। तो वही ऊंचाई यहाँ पर ये दिया गया है। कहीं ना कहीं देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर उठे हुए पानी का आयतन जितना होगा और ये गोले का आयतन जो होगा क्या बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास, मतलब कि हमें डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार गोले का आयतन, गोले का आयतन इक्वल टू उठे हुए पानी का आयतन, हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन ये क्या होगा? बराबर होगा। तो गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r³ ये हो जाएगा। उठे हुए पानी का आयतन जो कि फ्रेंड्स बर्तन क्या है? बेलनाकार है, तो यहाँ पर हो जाएगा πr²। देखिए दोनों की त्रिज्या सेम नहीं होगी तो πr² एच हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए पाई से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे 4/3 r³ कितना होगा? देखिए व्यास दिया गया है तो त्रिज्या इसका आधा होगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। 6 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे r² इंटू एच कितना है यहाँ पर ये दिया गया है, ये हो गया। अब तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यही त्रिज्या हमें ज्ञात हो जाए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 8 32 ये हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया,
ये इतना आ गया। अब इसको यहाँ पर हम पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 6 6 छः 36 और ये 216 बट्टे में यहाँ पर मतलब देखिए ये 216 ये गुणे 3 हो जाएगा और ये बट्टे में आएगा तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर लिख देते हैं, इतना ही आएगा। देखिए इसको ये कैंसिल करते हैं, ये जी कैंसिल हो जाएगा तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 5 8 से सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 दूनी 16 5 मतलब ये 56 हो गया, 8 सत्ते 56 ये हो गया। 27 3 81 मतलब कि अगर देखें तो आर स्क्वायर इक्वल टू 81 आया है। तो यहाँ पर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्या ये त्रिज्या यही होगा? नहीं होगा। यहाँ पर पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर व्यास पूछा है तो त्रिज्या आ गया तो व्यास हम ज्ञात कर सकते हैं। तो डी इक्वल टू 2r लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू 9 इक्वल टू यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना, आप देख सकते हैं ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कहीं पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसको फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है। 2 से 3 बार पढ़ने पर भी उनको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं और इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है भूमि पर स्थित बिंदु यक्स, मतलब एक बिंदु है जो भूमि पर स्थित है, उस बिंदु का नेम यहाँ पर यक्स दिया गया है। आगे कह रहा है ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू, और यहाँ पर पी क्यू, पी को पहले लिखेंगे क्यू को, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है क्यू, यहाँ पर कह रहा है पी क्यू के शीर्ष क्यू, मतलब क्यू को शीर्ष माना गया है, का उन्नयन कोण कितना है 60 है। और कह रहा है यहाँ पर आगे बिंदु यक्स से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 है। टावर पी क्यू की, यहाँ पर आगे दिया गया है पी क्यू की ऊंचाई तथा दूरी पी एक्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, हो सकता है कम समझ में आया हो, तो आपको करना क्या है, एक बार जब हम फिगर बना लें क्वेश्चन में तो उसको देखना है, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन को आपको रीड करना है, तब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा था और हमें फिगर कैसे बनाना था। तो चलिए फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको आप लोग समझ लीजिएगा। कह रहा है यहाँ पर देखिए भूमि पर एक बिंदु यक्स स्थित है, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बना है, ये क्या है पी है, ये क्या है क्यू है, और इसको हम पी माने, इसको क्यों ही क्यों माने हैं, क्यों इसको हम क्यों मान लेते हैं, इसको पी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये शीर्ष है तो यहाँ पर इसको हमें शीर्ष ही मानना है। तो कह रहा है इस क्यों से यहाँ पर ये जो भूमि पर यक्स बिंदु है इसका उन्नयन कोण कितना है 60 है, तो इसका उन्नयन कोण हम 60 मान लेते हैं। ये हो गया। अब कह रहा है यहाँ पर इसी बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर हम 40 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं, यहाँ पर ये कौन सा बिंदु है, यहाँ पर वाई बिंदु है, तो यहाँ पर हम वाई मान लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप से बना है, ये समझ में नहीं आ रहा, इसको आप ऐसे मिला दीजिए। ये हो गया। क्वेश्चन में नहीं बोला है लेकिन आपको मिला देना है कुछ। ये हो गया इस टाइप से। अब इसमें क्या कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। कहाँ से, यहाँ से इस बिंदु का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 अंश का बन रहा है। ये हो गया। अब कह रहा है यहाँ पर पी एक्स ज्ञात कीजिए, पी और एक्स मतलब ये हमें ज्ञात करना है इसको, मतलब कि दो, इसको हम यक्स मान लेते हैं और इसको हम यच मान लेते हैं। मतलब यहाँ पर टावर की ऊंचाई भी तो हमें ज्ञात करना है ना, तो टावर की ऊंचाई और इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फिगर बन गया है। अब आप क्वेश्चन को एक बार रीड और करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया गया है इसमें, तो लिखेंगे चित्रानुसार दोनों में उन्नयन कोण बन रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। चित्रानुसार एंगल पी एक्स क्यू क्यू इज इक्वल टू 60 अंश, और यहाँ पर एंगल, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर पी है, यक्स है, वाई है, क्यू है, इसको हम आर नेम दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यू वाई आर, क्यू वाई आर इक्वल टू कितना है यहाँ पर 45 अंश। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है पी एक्स इक्वल टू यक्स और पी क्यू इक्वल टू यहाँ पर एच, ये हमें ज्ञात करना है। तो बस इतना आपको ज्ञात करना है। तो लिखना है यहाँ पर सॉल्यूशन, दो त्रिभुज हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखें पी एक्स क्यू त्रिभुज पी
यक्स क्यू में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इक्वल टू लंब कितना है यहाँ पर पी क्यू बटे में यहाँ पर पी एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू tan 60 मतलब कि √3 इक्वल टू पी क्यू कितना है यच अपॉन यक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा यक्स√3 इक्वल टू यच। समीकरण 1 ये बन गया आपका। दूसरा त्रिभुज यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर क्यू आर वाई या आर वाई क्यू कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्यू आर वाई लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर वाई में तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटे में आधार मतलब कि आर वाई, ये हो गया इक्वल टू tan 45 का मान 1 इक्वल टू क्यू आर बटे में आर वाई को हम क्या लिख सकते हैं या क्या बता सकते हैं, देखिए आर वाई जितना होगा उतना ही पी एक्स भी होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर वाई इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू यहाँ पर यक्स माने हैं, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे पी एक्स के स्थान पर यक्स, ये हो गया। तो इसको इधर गुणा करेंगे तो यक्स इक्वल टू क्यू आर, ये हो गया। ये समीकरण 2 हमें मिल गया। क्या आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया? यहाँ पर जो भी आया है यहाँ से हमें यच की वैल्यू ये इतना मिला है, यक्स की वैल्यू क्यू आर मिला है। तो क्या हमें क्यू आर ज्ञात करना है? तो आप कहेंगे नहीं। तो क्यू आर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए ये पूरा यच है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, ये भी नहीं। तो यहाँ से देखिए ये पूरा यच है, ये क्यू आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे कि ये जो आर पी है ये मतलब पूरे में से अगर हम आर पी को माइनस कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, यही तो होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू पूरे यच में से अगर हम माइनस कर देते हैं आर पी को तो ये हो जाएगा, तो यच -40 क्यू आर की वैल्यू ये दिया गया है। तो यहीं पर रखते हैं, तो यक्स इक्वल टू यच -40 इसको इधर, तो यक्स +40 इक्वल टू यच मिल जाएगा। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए यच इक्वल टू ये दिया गया है और यच इक्वल टू ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स +40 इक्वल टू यक्स√3, इसको पक्षांतर कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको इस साइड लेकर जाइए तो यहाँ पर 40 इक्वल टू यक्स√3 माइनस यक्स, इसमें से यक्स कॉमन लीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यक्स√3 -1। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको हम बटे में लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स इक्वल टू 40 बटे में √3 -1, इसका हम परिमेयकरण कर देंगे तो √3 + 1 √3 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 40 √3 + 1 बटे में यहाँ पर a + b a - b है, तो मतलब कि यहाँ पर a² - b² तो मतलब √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 20। यक्स इक्वल टू कितना आएगा 20 ब्रैकेट में यहाँ पर √3 + 1, ये इतना आ गया। अब देखिए यक्स की वैल्यू तो फाइंड हो गया है। अब समीकरण 1 से हम यच की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है क्या, यक्स√3 इक्वल टू यहाँ पर यच है तो यक्स के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 20 और यहाँ पर √3 + 1 और यहाँ पर ये √3 इक्वल टू एच हो जाएगा, ये हो गया। इसको आप थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 20√3 को इससे हम गुणा करेंगे, कहने का मतलब यहाँ पर ये लिखा है 20√3 √3 + 1 इक्वल टू एच लिखा है, इसको इससे गुणा कर दीजिए अगर आप गुणा करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं यहीं पर इतना आंसर लिख दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स आप कहेंगे यहाँ पर हमें तो आंसर मैच करना है, तो यहाँ पर अगर आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो इस √3 को यहाँ पर अंदर भेजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर √3 3 हो जाएगा प्लस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मीटर और यहाँ पर यक्स में ये जो है ये भी मीटर में रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको आंसर को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर आपको आंसर लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आंसर लिख देना है।
या फिर आपको दोनों को एक साथ लिखकर आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर चौथे का अथवा सॉल्व करेंगे। अथवा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चौथे का अथवा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दोनों दे दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर देखें तो एक ही फ्रेंड्स चैप्टर के ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। तो यहाँ पर कह रहा है एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, एक पुल बना है और एक नाव जो है वो पुल की ओर जा रही है। तो कह रहा है किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया है, और यहाँ पर आगे कह रहा है नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय और लगेगा, तो ये हमें बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फिगर भी बनाना है। तो मान लेते हैं ये पुल है, ठीक है ना। तो ये पुल है और यहाँ पर ये नाव है, ये नाव है, ये पुल है। नाव को यहाँ पुल तक आना है। तो यहाँ पर ये जब नाव यहाँ पर थी तो इसका कोण कितना था, 30 था, ठीक है। नाव यहाँ से चलना स्टार्ट की है और यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60। जितना पास में आएगा उतना ज़्यादा ये थीटा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर 30 था, यहाँ तक ये 60 है। अब देखिए यहाँ पर आगे कह क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, यहाँ पर 4 मिनट। 4 मिनट का समय लगा है। कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर लिखे हैं इसमें हम नेम दे देते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ ये सी हो गया, डी हो गया। सी डी दूरी तक जाने में इसे 4 मिनट का समय लगता है। तो ए डी दूरी जाने में इसे कितने मिनट और लगेंगे, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है चित्रानुसार एंगल बी सी ए, या ए सी बी लिख सकते हैं। ए सी बी इक्वल टू 30 अंश है ना, 30 अंश लिखेंगे। और यहाँ पर ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू यहाँ पर 60 अंश, ये दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है नाव को, नाव को डी बिंदु से ए तक पहुँचने में लगा समय, ए तक पहुँचने में लगा समय, ये हमें यहाँ पर बताना है। ये इतना हमें बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स, सी डी ये जो दूरी है ये कितना है, ये तो हमें ज्ञात होना चाहिए। डी ए डी कितना है, ये भी ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें तो यहाँ पर लिखेंगे 10 30 इक्वल टू लंब कितना है ए बी, बटे में यहाँ पर ए सी, ये हो जाएगा। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए सी इक्वल टू ए बी √3, ये इतना आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो ए बी है यहाँ पर हमें ए बी का कोई काम नहीं है, तो ए बी को हटाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू को ही फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए सी बटे में √3। इसको हम समीकरण 1 नेम देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर समीकरण 1 आ गया, क्या आया है यहाँ पर, ए बी इक्वल टू ए सी बाई √3, ये आपका समीकरण 1 बन गया है। अब त्रिभुज लेंगे, ए बी डी लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1060 इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। 1060 का मान कितना होता है, √3, और इसको इधर गुणा करेंगे तो ए डी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी। ये हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ए बी इक्वल टू ये आया है, और जो समीकरण 1 माने हैं उसमें जो ए बी आया है, इसमें लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से।
तो यहाँ पर लिखेंगे √3 AD। ए बी के स्थान पर जो भी आया उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए जो भी आया है, तो ए बी इक्वल टू AC/√3 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC/√3। इसको इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर √3 3 हो जाएगा, तो AD इक्वल टू यहाँ पर AC हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फिगर हम यहाँ पर बनाए हैं, तो यहीं से आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर हमें AC ज्ञात है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे AD और CD लिख सकते हैं, AD प्लस CD लिख सकते हैं ना, तो AD प्लस CD लिख सकते हैं। कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि AC हमें ज्ञात है तो AD प्लस CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3AD इक्वल टू AC को हम क्या बताएं, AD प्लस CD लिख सकते हैं। ये इस साइड आएगा तो यहाँ पर 2AD हो जाएगा, 2AD इक्वल टू CD। ये हो गया। अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं, हो सकता है आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि ये सब हम इसमें कर क्यों रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो दूरी है, इस यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मिनट का समय लगा है। अगर इस दूरी को अगर हम ज्ञात कर लेते हैं ये CD कितना है, तो हमें यहाँ पर नाव की चाल समझ में आ जाएगा कितना है। जब हमें नाव की चाल मिल जाएगी तो इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक नाव को जाने में कितना समय लगेगा हम बता सकते हैं, क्योंकि इसकी दूरी भी हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा और नाव की चाल हमें इससे ज्ञात हो जाएगा, तो हम समय बता देंगे। तो यहाँ पर CD दूरी कितना है, जब दूरी हमें ज्ञात कर लेंगे तो हमें चाल भी ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं CD कितना आया है, यहाँ पर 2AD आया है। तो समीकरण इसको हम 2 माने हैं, तो यहाँ पर इसको हम 3 मान लेते हैं। देखिए दूरी हमें यहाँ पर ये ज्ञात हो गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे नाव की चाल। नाव की चाल, चाल बराबर क्या होता है, आप कहेंगे दूरी बटे में समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है यहाँ पर, ये CD बटे में समय कितना है यहाँ पर 4 मिनट है, इक्वल टू CD कितना है यहाँ पर 2AD बटे में क्या है यहाँ पर 4। ये हो गया। तो चाल हमारे पास ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए AD दूरी तय करने में लगा समय देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे AD दूरी तय करने में लगा समय, AD दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में चाल, ये हो गया। तो यहाँ पर दूरी कितना है, AD है, तो AD हो जाएगा, बटे में यहाँ पर चाल कितना है, ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2AD बटे में 4। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे AD बटे में 2AD, और यहाँ पे ये जो 4 है ये ऊपर गुणा हो जाएगा, ये इतना आएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 बचेगा, तो यहाँ पर समय इक्वल टू यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 मिनट। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके अथवा ये जो 5वां क्वेश्चन है, इसके अथवा में यहाँ पर स्टार लगा है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है। कन्फ्यूज हो गए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, उम्र आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये उम्र दिया गया, ये उम्र दिया गया है, मतलब कौन किसके बराबर है। हो सकता है आपको ये ना समझ में आ रहा हो सकता है आपको समझ में भी आ गया हो, क्योंकि फ्रेंड्स जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहेंगे उतने फास्ट फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन को पढ़कर ही समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है, एक बार और पढ़ लीजिए सही से इसको, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी को हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पर y वर्ष मान लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार। यहाँ पर क्या कह रहा है, पिता की आयु जो है वो क्या है फ्रेंड्स, 7 गुना है किसके आयु की, पुत्र की। तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई, और यहाँ पर क्या है, पुत्र की आयु की 7 गुनी है किसकी आयु, पिता की आयु। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 बन गया। सेकंड में क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको पढ़िए। कह रहा है इसमें 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, 2 वर्ष पहले, ये तो वर्तमान आयु है, 2 वर्ष पहले मतलब कि x-2 और यहाँ पर y-2 कर लीजिए, ये हो गया। मतलब कि 2 वर्ष पहले माइनस करेंगे, 2 वर्ष बाद कहता तो प्लस करते, ठीक है ना। अब आगे पढ़ लेते हैं। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। पुत्र की आयु की कितने गुनी थी, ये पुत्र की आयु है तो इसकी ये 13 गुनी थी। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आपको लिखना है। अब आप कहोगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर पिता की आयु 13 गुनी थी, तो आप यहाँ पर पुत्र की आयु में 13 यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई किए, आपको इसमें करना चाहिए था। तो फ्रेंड्स यही आपको इसमें समझना होता है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें दिया गया है 13 गुना, तो इसी में 13 से गुणा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा है यहाँ पर, ना कि ये बड़ा है। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहाँ पर दोनों बराबर आना चाहिए। तो इसमें पुत्र की आयु में जो हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब बराबर आएगा। अगर आप इसमें करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना होता है, समझना है आपको। तो ये इस टाइप से अगर आप यहीं पर इतना समझ गए, समझ लीजिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप समझ लेंगे, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये इतना आ गया, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं तब मानेंगे। तो यहाँ पर 13y-26 और यहाँ पर यक्स, एक मिनट, कहीं ये 13y है ना, तो यहाँ पर ये हो गया x-13y इक्वल टू -26 प्लस 2। तो x-13y-24 समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 7y यहाँ पर लिख देते हैं x के स्थान पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 7y-13y इक्वल टू -24, ये हो गया। 7-6-13 मतलब कि 13 और 7 मतलब इसमें डिफरेंस कितना आएगा, -6। y इक्वल टू -24, इससे ये कैंसिल, 6 चौको 24, y इक्वल टू कितना आया, 4। तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान, एक मिनट तिरछा दिख रहा है, तो y का मान समीकरण 1 या 2 में आप किसी में भी रख सकते हैं। देखिए इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए 1 में रख रहे हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x इक्वल टू 7 × 4 इक्वल टू 28। तो x इक्वल टू 28 और y इक्वल टू यहाँ पर 4। तो यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की कितने गुनी है, 7 गुनी है कि नहीं, देख लीजिए। 4 सत्ते 28 है ना। तो यहाँ पर आप अगर इसमें गुणा करते 13 में, तो इसमें अगर आप गुणा करते तो कितना आंसर आता, आपका आंसर ही चेंज हो जाता पूरा। तो आपको ये ध्यान देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। जो इसका अथवा है आपके बुक में, आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो इसीलिए अब नहीं सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद की वीडियो में फ्रेंड्स, जो इसके बाद आएगी वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो, उसमें फ्रेंड्स हम सेट 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सेट 2 2023 822 DW, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।